हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे 1971 की लड़ाई के बारे में, जहां पे बांग्लादेश एक नया देश बनता है। तो दोस्तों, उस समय क्या था कि पाकिस्तान दो पार्टों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है आज के टाइम पे वो बांग्लादेश है, जबकि पाकिस्तान जो है उस समय पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। तो उस समय एक इलेक्शन हुआ था, जहां पर एक प्रेसिडेंट पद के लिए एक चुनाव होना था, प्रधानमंत्री पद के लिए। और उस पद के लिए जो है दोनों ही पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से उम्मीदवार छांटा गया। और उस समय एक जो कैंडिडेट था वो था पूर्वी पाकिस्तान से, मतलब कि पाकिस्तान से, और एक कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ बांग्लादेश से, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। इलेक्शन जब होता है तब उन्होंने देखा कि उन दोनों ही जगह को मिलाकर जो बांग्लादेश था, पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ का जो कैंडिडेट था वो जीत जाता है। तो इनका जो हेड ऑफिस था वो था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान, जो पश्चिम पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान का जो कैंडिडेट जो जीत गया था, उसको शपथ ग्रहण समारोह के लिए 1970 में पाकिस्तान बुलाया जाता है। जब वो पाकिस्तान आता है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन वहाँ के जो आर्मी प्रमुख था वो उन्हें शपथ ग्रहण ना दिलाकर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि जो प्रेसिडेंट यहाँ का जो बने वो पाकिस्तान से बने, ना कि बांग्लादेश से। अब पाकिस्तान के जो आर्मी प्रमुख थे वो बोलते हैं कि जाओ, और अपने सेना को भेजते हैं कि तुमको जो करना है पूर्वी पाकिस्तान के साथ वो करो। तब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के लोग एक तरह से बांग्लादेश के लोगों को नफरत करते थे उनसे, या यूं कहें कि काला बोलते थे, क्योंकि बंगाल के लोग थे, रंग पे थोड़ा सा हो जाने लगा, काला बोलने लगे, बुद्धिहीन बोलने लगे, गालियां देने लगे। और एक ऐसा है कि मतलब अपने ही दोस्त देश के लोगों को वे लोग तुच्छ की दृष्टि से देखा करते थे। तभी जो उम्मीदवार था उसको पकड़ लिया गया, और उसके बाद हालत इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि वहाँ के आर्मी ने, जो पाकिस्तान आर्मी थी, वो पाकिस्तान आर्मी पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश जाती है, और इस कदर वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करती है, मारपीट करती है। और जो पश्चिम पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है, वो लोग भी जाकर खूब वहाँ पे लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1970 में लगभग बांग्लादेश के 30 लाख लोगों को मार दिया गया, और लगभग लगभग 5 से 6 लाख महिलाओं का खुलेआम बलात्कार किया गया। पाकिस्तानी आर्मी इतनी बेरहम थी, वहाँ के लोग इतने बेरहम थे कि उन्होंने बांग्लादेश में अगर कोई पिता और पुत्री होती तो पहले पिता के सामने ही उसकी बेटी का बलात्कार करते, और उसके बाद बेटी को मारकर उसके पिता से कहते कि तुम भी बलात्कार करो। इतना क्रूर लोग थे। ये वाली बात जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चली, उस समय इंडिया की जो प्रधानमंत्री थी उसका नाम था इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को जब इस बात की खबर पता चला, तो इंदिरा गांधी ने एक रिपोर्ट मांगा कि ऐसा क्या क्या हो रहा है बांग्लादेश में। तब उनको जानकारी ऐसी मिली कि वहाँ के पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और इससे बांग्लादेश में इतने डर, इतना दहशत का माहौल है कि लगभग 10 से 12 लाख लोग भारत में एक शरणार्थी के तौर पर घुस गए हैं। जब इसके बारे में इंदिरा गांधी को पूरी जानकारी पता चला, तभी इंदिरा गांधी ने बिना कुछ सोचे समझे जो भारतीय सेना प्रमुख जो थे, जिनका नाम था मानिक शाह, उनको तुरंत आदेश देती है कि आप बिना सोचे समझे मेरे आदेशों का पालन कीजिए और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकिए, हमला शुरू कीजिए।
लेकिन मानेक शाह जो थे वो बोलते हैं कि मैडम थोड़ा-सा रुक जाइए, हम लोग को रणनीति बनाना पड़ेगा और सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय 2 पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और दोनों ही देश अलग-अलग जगह पर थे और दोनों को सँभाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल था। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए था, रणनीति चाहिए था, जिसको मानेक शाह समझने के लिए थोड़ा समय माँगते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कहा जैसा भी करना है, जो भी करना है, लेकिन हमको जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी हमको ये काम शुरू करना है। तभी मानेक शाह ने अपना पूरा प्लानिंग किया, जल सेना, वायु सेना और जल सेना सभी सैनिकों की आपस में मीटिंग किया और एक तरफ से सबसे पहले शुरुआत की थल सेना से, जहां पर भारतीय सेना ने बांग्लादेश में जाके बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। उसके बाद कुछ सैनिक जो थे उनको भेजा भारत और जो पाकिस्तान है अभी उनके बॉर्डर पर। वहाँ पर ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों ने हमला ज़्यादा नहीं किया, उनको सिर्फ रोक के रखा। लेकिन बांग्लादेश में जो सैनिक थे उनके साथ में भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त मारपीट की, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया सब कुछ। 1971 में जैसे ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी मिली कि नहीं, भारत ने बांग्लादेश पर अपने हमारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया है, तभी पाकिस्तान भारत पे 1971 में एक हमला कर देता है। जहां पर हमला किया उस जगह का नाम था लोंगेवाला। लोंगेवाला जिसमें जो सेना के जो हेड था वो था कुलदीप सिंह। और तभी कुलदीप सिंह को जानकारी मिली कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है तारिक मीर, उन्होंने भारत पर हमला कर दिया और हमले के लिए उन्होंने पहले थल सेना को आगे रखा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने 2800 टैंक, फौज, गोला बारूद और ना जाने कौन कौन से हथियार को लेके लोंगेवाला में हमला कर दिया। लेकिन लोंगेवाला में उस समय ज़्यादा हमारे इंडियन आर्मी जो थी इतना ज़्यादा मुस्तैद नहीं थी, और उस समय लोंगेवाला में मात्र हमारे इंडिया की सिर्फ 120 सैनिक वहाँ मौजूद थे। कुलदीप सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे रोके। और हमारे पास उनके पास 2800 टैंक थे, लेकिन हमारे पास जो माइनिंग जो होता है, वो माइनिंग टैंक को ब्लास्ट करने में, उड़ाने में माइनिंग का यूज़ किया जाता है, माइंस का। तो 4-6 माइंस थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लंबी सुरंग बनाई और अपने 120 सैनिकों को कहा कि आप लोग एक सीधी रेखा में दूर दूर खड़े हो जाइए और जब गोली तब चलाइएगा जब मेरे आदेश मिले तब। और उनके पास जो माइंस था उसको कुछ दूरी पे, मतलब दूर पे बिछा दिया। बिछाने के बाद इनके पास खाने के लिए जो टिफ़िन बॉक्स आते थे, उन टिफ़िन बॉक्स को भी दूर बिछा दिया। तो जैसे ही उनके जो टैंक हमारे पास में आए, तभी ब्लास्ट हुआ। पहले 1, फिर 2, 3 करते करते 5-6 ब्लास्ट हुए और टैंक ख़त्म। तभी उनके जो सेना प्रमुख जो थे तारिक मीर, उनको लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि हमारे ओर से जो टैंक थे वो तो उड़ते जा रहे थे। तो उनको लगा कि नहीं, भारतीय सेना ने पूरे रास्ते में माइंस बिछा दिए हैं। उन्होंने फटाफट इंजीनियर बुलाए और वहाँ पे खोजबीन शुरू की और पूरी रात खोजबीन चलता रहा। और जब सुबह 4-5 बज गया खोजते खोजते, तब उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो माइंस कुछ है ही नहीं, यहाँ माइंस के बदले थे टिफ़िन बॉक्स। तब तारिक मीर का दिमाग ख़राब हुआ है, बोला कि हम लोग फंस गए। उस समय जो क्या था कि भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो रात में हमला कर पाएँ। तभी कुलदीप सिंह ने, जो कि रात में हमारी वायुसेना से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमारे वायुसेना की मदद चाहिए। लेकिन रात भर बोले कि हम रात में कुछ नहीं कर सकते, आपको सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कुलदीप सिंह को अब ये भी अल्टीमेट दिया गया था कि आप लोग वापस लौट जाइए, लेकिन कुलदीप सिंह बोला कि नहीं, मैं सिख हूँ, मैं वापस नहीं लौट सकता, भले से मेरी जान क्यों नहीं चले जाए। ये जैसे ही
वो करीब आते पाकिस्तानी सैनिक, ये लोग दूर दूर से खूब जोर जोर से चिल्लाते, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, और एक तरफ से दूर दूर से फायरिंग फायरिंग शुरू करते। तो तारिक मीर जो था उसको लगा कि यार की सेना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थे कितनी, 120। सुबह ही जैसे ही होती है, भारतीय वायुसेना आ जाती है वहाँ पर और इतना तबाही मचाती है कि पाकिस्तानी टैंक हवा हवा हो जाती है। इतना ज़्यादा तबाही मारा, इतना ज़्यादा तबाही कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसके बाद में 3 से ये बात थी 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर 1971। अब बारी थी वायुसेना की। वायुसेना जैसे ही हमला करती है, सभी तरफ आग ही आग, पूरा धुआं सा बन गया था ज़मीन में। इतना वायुसेना इतना बम गोला बारूद किया, बमबारी किया कि पूरा राजस्थान एरिया में पूरा धूल ही धूल बन गया। 5 दिसंबर के लगभग अब जल सेना को, नेवी को अपना ताकत दिखाना था। नेवी ने उनके कराची बंदरगाह पर अटैक किया। अटैक ऐसा किया कि उनके जितने भी बड़े बड़े शिप थे, जहाज थे, युद्धपोत थे, सबको पानी में डुबा दिया। पूरा आग ही आग, लगातार 3 दिनों तक कराची बंदरगाह पर आग ही चलते रहे। तभी पाकिस्तान ने, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को एक पनडुब्बी दिया था, उस पनडुब्बी का नाम था PNS गाजी। PNS गाजी, जिसको ये बोला गया था कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो PNS गाजी को डुबा सके। जब वो लोग पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से जैसे ये PNS गाजी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के INS विक्रांत को भी डुबा देंगे। वो अरब की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से बंगाली खाड़ी तक वो पहुंचते हैं, क्योंकि उनको ऐसी जानकारी मिली कि इनका INS विक्रांत जो है वो बंगाली खाड़ी में है और उसको भेज दिया जाता है। तभी हमारे पास एक और जहाज़ था जिसका नाम था INS राजपूत। उसी की इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको बनाने के लिए विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर खड़ा किया गया था। जानकारी मिलती है कि INS विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम में खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो था INS राजपूत, बल्कि INS विक्रांत को छुपा दिया गया था कि किसी भी तरह से यहाँ तक पाकिस्तानी गाजी नहीं आना चाहिए। अगर उस टाइम पे अगर पाकिस्तानी PNS गाजी जो है INS विक्रांत को अगर मार देती, तो हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती, क्योंकि हमारे पास एक ही था, युद्धपोत एक ही था। तभी ये लोग जैसे तैसे वो सोच दिमाग लगाते हैं किसी तरह PNS गाजी को विशाखापट्टनम के पास बुलाया जाए। लेकिन बुलाएं कैसे? तभी इन्होंने दिमाग लगाया कि वहाँ के जो मछुआरे थे उनको ये बोल दिया गया कि यहाँ बहुत बड़ा जहाज आने वाला है। बड़े बड़े ट्रकों भरकर अंडा, ब्रेड, आलू, सब्जियाँ, फल, फ्रूट मंगाया गया और अफवाह फैला दी कि यहाँ पे INS विक्रांत आने वाला है। क्योंकि INS विक्रांत तो मतलब जब जो पनडुब्बी है उनमें एक बार में 6-6, 7-7 महीने का खाना एक बार में लोड कर दिया जाता है। और अफवाह फैला दी गई कि INS विक्रांत जो है वो यहाँ पर आने वाला है और उसके लिए ये सब चीज़ें मंगाई जा रही है। तो सभी देश के जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, वो लोग रहते हैं, उनके कान तक ये खबर पहुंची, टेलीफोन हैक किया गया, माध्यम बना, तो उनको सबको लगा कि नहीं, INS विक्रांत वास्तव में विशाखापट्टनम में है। इसकी खबर PNS गाजी को दी गई। PNS गाजी जब
धीरे धीरे पास बढ़ती गई। तभी INS राजपूत, जो कि पहले से ही मिसाइल से लैस था, जैसे ही पनडुब्बी PNS गाजी पानी के अंदर से जैसे ही ऊपर आती है, वैसे ही INS राजपूत ने हमला किया और कुछ ही समय में PNS गाजी पानी पानी हो गया था, पानी में डूब चुका था, खत्म हो गया था। उस समय 1971 में मानो जैसे इंडिया के लिए कोई दिवाली, कोई क्रिसमस या कोई ईद था। इतनी खुशी जो शायद पहले कभी नहीं हुई। इस बात को लेके पाकिस्तान बौखला गया और एक प्रकार से बोला चाहिए अमेरिका को चैलेंज कहने लगा कि आपने कहा था कि इसको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो डुबा पाए, लेकिन इंडिया ने वो भी कर दिखाया, अब हम क्या करें। तभी अमेरिका इस चीज़ से इतना बौखला गया कि वो पाकिस्तान का साथ देते हुए उसने ब्रिटेन से बात किया और ब्रिटेन का साथ जैसे ही मिला, इन तीनों देश सोचे कि अब इंडिया पर आक्रमण किया जाए, हमला किया जाए। और उस समय कंडीशन ये था, 1971 में भारत की इकोनॉमिक पावर इतनी ख़राब थी, उसके पास ना तो कोई उत्तम टेक्नोलॉजी था, ना कोई हथियार था, ना पनडुब्बी ज़्यादा थी, ना आपके पास मिसाइल थे, ना परमाणु बम था, कुछ नहीं था। 20 साल ही तो हुए थे भारत को आज़ाद हुए। तभी अमेरिका जो है अपना 7वां बेड़ा भेजता है। 7वां बेड़ा जो होता है एक ऐसा बेड़ा होता है जिसमें हजारों की संख्या में लड़ाकू विमान, टैंक, युद्धपोत, हथियार, परमाणु बम सब कुछ हुआ करता था। ब्रिटेन की सेना थी, उसका नाम था ईगल। ईगल भी साथ साथ चलने लगी। अब उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसका दिमाग काम नहीं किया, अब मैं क्या करूं। तभी इसको याद आया कि कोल्ड वॉर के समय मैंने आपकी मदद की थी, अब आपको भी हमारा मदद करना पड़ेगा। रूस बोला, अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। रूस उसी समय अपना 40वां बेड़ा भेजता है इंडिया के सपोर्ट में। और वो 40वां बेड़ा इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि जिसमें 7वां बेड़ा जैसे ना जाने कितना बेड़ा समा जाए। इसकी खबर जैसे ही अमेरिका को लगी, ब्रिटेन वहीं से वापस लौट गया। बोला कि नहीं, हम लड़ाई में नहीं चाहते। बच गया अमेरिका अकेले। और क्लियर इस चीज़ में अमेरिका को रसिया ने क्लियर इंस्ट्रक्शन किया था कि जरा भी कोशिश की आगे बढ़ने की तो मैं सोचूंगा मैंने तुम्हें मारने के लिए। अमेरिका इतना घबरा गया कि वहाँ से वो आगे कुछ भी नहीं कर पाया और डर गया। परमाणु बम की धमकी दी गई इंडिया को, लेकिन रसिया बोला कि नहीं, मैं हूं ना, डरना मत। और कंडीशन ऐसा था कि ब्रिटेन की सेना वापस लौट गई और उसके बाद में अमेरिका की सेना वापस लौट गई। फिर भारतीय सैनिक ने फिर से अटैक किया पाकिस्तान पर। और जो कैंडिडेट थे मुजीबुर रहमान, जो जीत गए थे प्रधानमंत्री के इस पद के लिए, उनको वहाँ से छुड़ाया जाता है। छुड़ाने के बाद उनको बांग्लादेश भेजा जाता है। और उसके बाद वहाँ के जो इंडिया के जो जनरल थे नियाजी, उनके सामने 16 दिसंबर 1971 को सिर्फ 13 दिन की इस लड़ाई में देखा पूर्वी पाकिस्तान ने कि भारतीय सेना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी जनरल नियाजी के सामने लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी सेना का किसी भी दूसरे देश की सेना के सामने झुकने का। और उसके बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि बांग्लादेश आज के बाद पूर्वी पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश नाम से जाना जाएगा।
इसका सपना शेख मुजीबुर रहमान ने पहले ही देखा था कि हम एक अपना अलग देश बनाएंगे, और इस चीज़ को इंदिरा गांधी जी ने सफल किया और उनको प्रधानमंत्री पद दिया गया। ये इतिहास के पन्नों की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक महिला प्रधानमंत्री ने किसी एक देश को तोड़कर उसे दो भाग में बांटकर एक नए देश का उदय किया। और ये एक आपसी पड़ोसी भावना था कि हमने एक दूसरे की मदद की, वहाँ के लोगों को बचाया, और उसके बाद में पाकिस्तान दो भाग में टूटा। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।